हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया था। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगेंस्ट होम वाज द महाराजा लाइबल केस फाइल्ड टू द फॉलोअर्स ऑफ वल्लभाचार्य सेक्ट इन 1862-63। करसन दास मूल जी, डॉक्टर भाऊदाजी, धीरज राम, दलपत राम और नर्मदा शंकर शंकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो हमें देखने को मिलता है वो आपका ए है, यानी कि करसन दास मूल जी। बेसिकली था क्या ये महाराज लाइबल केस, ये बेसिकली वल्लभाचार्य सेक्ट ऑफ वर्सेस पर्शियंस, जो पारसी रिलीजन होता था उसके खिलाफ ये एक तरीके का केस था। तो उसमें उसके रिगार्डिंग ये था, जिसमें ये लोग वल्लभाचार्य सेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिफेम कर रहे थे ऐसा। तो ये इस केस का मेन चीज़ था, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग आइडियल्स ऑफ प्रार्थना समाज इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी कि जो प्रार्थना समाज के जो आदर्श हैं, आदर्शों के अनुरूप कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि बिलीव दैट गॉड इज़ वन एंड विदाउट फॉर्म, यानी भगवान एक है और निराकार है। बिलीव्ड इन लेवलिंग डाउन ऑफ द ईस्टेट एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, राइट। समानता के सिद्धांत पे और बंधुत्व की बात करता है ये। ठीक है, बिलीव्ड इन फॉर्मिंग इन डिफरेंट सेक्ट फ्रॉम हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज से अलग एक अन्य पंथ की स्थापना करने पे विश्वास करता है। बिलीव्ड इन एक्सेप्टिंग द वर्क ऑफ मिडवल सेंट एज द बेसिस फॉर सोशल प्रोग्रेस, मध्यकालीन संतों के जो कार्य थे उनको स्वीकार करते हुए उन्हें समाज की प्रगति का एक आधार मानता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है वो आपका सी है, यानी कि बिलीव्ड इन फॉर्मिंग अ डिफरेंट सेक्ट फ्रॉम हिंदू सोसाइटी। ये इसका कोई ऐसा वो नहीं था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल रिवोल्ट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, कि जो आदिवासी विद्रोह हुए थे उसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो द आर्म्ड रिबेलियन ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के वॉज स्टेड बाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉज्ड बाई लॉर्ड लिटन्स पॉलिसी। The Santhal of Rajmahal rebelled in 1855 because they resented to ill treatment given by revenue officials, oppression by the police, landlords and moneylenders. The Ahom mobility in Assam revolted in 1828 because the British authorities did not fulfill the pledges of withdrawal after the Burma War. The Vagheras or Oka Mandal rose in revolt in 1818-19 because of the extraction by the Gayakwad rulers of Baroda, supported by the British government. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए है, राइट। द आर्म रिबेलियन ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के वॉज स्टीर्ड बाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉज्ड बाई लॉर्ड लिटन्स पॉलिसी, क्योंकि आर्म रिबेलियन तो था और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था, लेकिन ये कोई ट्राइबल रिवोल्ट नहीं था, ये पीजेंट रिवोल्ट था। ठीक है, तो इसलिए ये इस बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर 74 की तरफ हम बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन कहता है, एजर्शन और रीजनिंग की ये बात कर रहा है। तो एजर्शन ये कहता है, डिस्पाइट द इम्पीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग इंटायरली नॉमिनेटेड
body till 1892. They had a statutory powers of discussing budget and putting questions. The Albertville storm was the most extreme but by no means isolated the expression of white racism. क्या सही है? Both A and R are true and R is correct explanation of A. A is true. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो आपका डी है, यानी कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, यानी कि despite the imperial provincial legislative council being entirely nominated body till 1892 they had a statutory provision. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो 1892 क्योंकि बजट पे डिस्कशन का जो अधिकार था वो यहाँ से दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1892 से, और इससे पहले कोई भी उन्हें वोट पे बात करने उस बजट पे बहस करने का अधिकार तो दिया ही नहीं गया था, तो फिर वोट करने का अधिकार कहाँ से दिया जाएगा? ठीक, तो ये था पूरा। फिर अंडर विच एक्ट द वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर ICS हेल्ड इन इलाहाबाद? इलाहाबाद में किस अधिनियम के तहत इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला एग्ज़ाम आयोजित किया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ये है डी। डी इज़ द राइट आंसर। इसको हम मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी करते हैं। मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, राइट। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 जो आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। उस समय जॉन मॉर्ले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो आपके वाइसरॉय थे। ठीक, इसकी सबसे ख़ास बात ये थी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। दूसरा, यहाँ से आपको इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। ऑफिशियल मेजॉरिटी बरकरार रखने के बावजूद जो नॉन ऑफिशियल लोग थे उनको उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और इस 16 से 20 कर दी गई थी। 16 से 20 कर दी गई थी सेंट्रल में। तो ये कुछ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के आपके देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आता है वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
ये 1892 में आता है। और इसकी ख़ास बात ये रहती है कि यहाँ पे बजट डिस्कशन का जो रहता है, बजट डिस्कशन का जो प्रोविज़न रहता है ये रहता है। यहाँ पे आपको जो इलेक्शन का यहाँ पे फिर भी अधिकार नहीं दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था। इलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। फिर तीसरा आपका देखने को हमें मिलता है तीसरा आपका आता है रॉलेट एक्ट, जो ऑप्शन में दिया है 1919। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेजरमेंट नहीं है, ये बल्कि एक ब्रिटिश राज की एक सप्रेसिव पॉलिसी थी, सप्रेसिव पॉलिसी थी। और इसे इस एक्ट के बारे में कहा जाता है ना वकील ना दलील और तो इसके बारे में ये फेमस है। यहाँ पे कहा जाता है ना वकील ना दलील। यहाँ पे ना कोई ना दलील चलती है ना वकील चलती है, वकालत चलती है। यहाँ पे सिर्फ आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद चौथा आपका आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे जो है मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसकी सबसे खास बात थी डायरकी इन प्रोविंसेस। ये डायरकी क्या होती थी कि जो आपके ब्रिटिश काल में जो प्रोविंस होते थे वहाँ पे दो तरीके के सब्जेक्ट आपके तय कर दिए गए थे। जो गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट होते थे वो दो कैटेगरी में बांटे गए थे। पहला था रिजर्व्ड और दूसरा था ट्रांसफ़र। रिजर्व में वो सब्जेक्ट आते थे जिसके ऊपर डिसीजन लेने का काम वाइसराय करता था और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो इंडियन मेंबर्स होते थे, इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स, वो देखते थे। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रिजर्व सब्जेक्ट में सभी इम्पॉर्टेंट मामलों को, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को देख रखा जाता था, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, राइट। और भी कई सारी चीज़ें थी। जबकि ट्रांसफ़र में आपका जो होता था वो गैर ज़रूरी चीज़ें, जैसे इरिगेशन हो गया, मतलब ये भी ज़रूरी थे लेकिन ये इतने ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस नहीं था, ठीक है, जैसे जितना इनका था। तो इस तरीके के मसलों को ट्रांसफ़र में रखा जाता था, तो इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की जाती थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीरियलिस्ट अप्रोच टू द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ नॉट करेक्ट। इम्पीरियलिस्ट अप्रोच की बात किया है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, और ये क्या सही नहीं है। तो कह रहा है तो इम्पेरियलिस्ट अप्रोच फर्स्ट इमर्ज इन द ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ वाइसराय एंड वाज कन्विंसिंगली पुट फॉरवर्ड बाय वी शिरोल, द रॉलेट कमिटी
and Vernal Lovellette. It was first theorized by Bruce T. McCullough in 1940, and its liberal version was adopted by Reginald Copeland and Percival Spears. Its conservative version was made brighter and prettier by John Gallagher and Anil Sil after 1968. The imperialist writer believed that India was in the process of becoming a nation. राइट, तो सबसे पहले मैं आपको इम्पेरियलिस्ट काइंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के सेंस में ये आपका वन ऑफ दी मोस्ट फेमस माना जाता है। सबसे पहला हिस्टोरियोग्राफी का तरीका ये माना जाता है। ठीक है, इसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इसका ये मानना था कि इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सब ब्रिटिश की देन है। ठीक है, डेवलपमेंट ब्रिटिश डेवलप्ड इंडिया। इसके दूसरा आइडियोलॉजी ये काम करता है कि इंडिया इज़ अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरिक नेशन। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि इंडिया को इंडिया जो है अंग्रेज़ों ने बनाया है। इंडिया वॉज नॉट अ नेशन इटसेल्फ बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश। राइट, और चौथा पॉइंट ये कहता है इनका कि वाइट मैन बर्डन थ्योरी मानते हैं। मतलब जो दुनिया भर के जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। राइट, तो ये इनकी थ्योरी चलती है। ठीक है, तो वापस से अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो द इम्पेरियलिस्ट अप्रोच फर्स्ट इमर्ज इन द ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ वाइसरॉय एंड वाज convincingly put forward by Valentine Shirol, the Rowlett Committee and Vernal Lovellette। ये आपका सही है। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। इट वॉज फर्स्ट थ्योराइज बाय ब्रूस टी मैकुले in 1940 and its liberal version was adopted by Reginald Copeland and Percival Spear। ये भी सही है। Its conservative version was made brighter and prettier by John Gallagher and Anil Sil after 1968। ये भी सही है। The imperialist writer believed that India was in the process of becoming nation। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी इंडिया को एज ए नेशन के तौर पे मानते ही नहीं थे। ठीक है, इनका तो हमेशा यही मानना था कि जो इंडिया था वो एक कभी नेशन बन ही नहीं सकता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। किसान आंदोलन से रिलेटेड जो था उसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं है। ठीक है, किसान आंदोलन से रिलेटेड जो है क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट।
पहले कह रहे हैं कि इन 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती formed Bihar Provincial Kisan Sabha. Utkal Kisan Sangh was established in 1938 by the Congress Socialist. The Congress Socialist Party activist N.G. Ranga organized a number of peasant movements in Andhra in 1933-34 and demanded the abolition of Jamindari. In 1935, N.G. Ranga and E.M.S. Namboodiripad tried to spread the peasant movement in Madras Presidency and organize the South India Federation of Peasant and Agricultural Labor. ठीक, तो क्या सही नहीं है यही बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो आपका बी है, यानी कि उत्कल किसान संघ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1938 बाय द कांग्रेस सोशलिस्ट। राइट, ये गलत है, बाकी ऑल आर करेक्ट। फिर यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है, फेमिनिस्ट हैं एक तरफ और दूसरा है उनका वर्क। तो एक है पहला है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, स्त्री पुरुष तुलना इनके सामने है। ताराबाई शिंदे, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, पंडिता रमाबाई, वुमेन सफरेज मूवमेंट, और मिलिकेंट गार्लेट, द हाई कास्ट हिंदू मूवमेंट। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। तो तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जो वर्क है वो आपका ये है बी। ठीक है, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना है। पंडिता रमाबाई का द हाई कास्ट हिंदू वुमेन है, और मिलिसेंट गैरेट फॉसेट का है वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो 2, 1, 4 और 3, 2 यहीं पे दिया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द वेन्यू एंड ईयर ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ INC। ठीक है, बॉम्बे 1883, कैलकाटा 1883, बॉम्बे 1885, कैलकाटा 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता ही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट फाउंडेशन हुआ था आपका, वो आपका बम्बई में हुआ था, और ये 1885 में हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर सी हो जाता है। और फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग एनलाइटनमेंट फिलोसफर हु डिड नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। ठीक है, एडमंड बुर्के, डेनिस डाइडरट, एडवर्ड गिबन या डेविड ह्यूम। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट की बात किया है। इनलाइटनमेंट फिलोसफर कौन से इसमें आते नहीं हैं, इनलाइटनमेंट फिलोसफर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इनलाइटनमेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनलाइटनमेंट आपका वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और इनलाइटनमेंट आपका जो यूरोप के कंटेक्स्ट में आपका माना जाता है, ये आपका 15th सेंचुरी ऑनवर्ड से माना जाता है। ठीक है, 15th सेंचुरी से माना जाता है, और यहाँ इसकी खासियत होती है कि इसका मतलब होता है प्रबोधन। ठीक है, और इस एनलाइटनमेंट का सबसे खास बात ये होता है, यहाँ पे साइंस को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, लॉजिक की यहाँ पे बात की जाती है। तीसरा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है वो है आपका रिलीजन और सेक्युलर टीचिंग।
ठीक है। तो ये इनलाइटनमेंट की कुछ खास चीज़ें हैं और इसी की वजह से दुनिया भर में इतनी सारी डेवलपमेंट हो पाई है। तो अगेन वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बताना है कौन सा इनलाइटमेंट फिलोसफर इसमें बिलोंग नहीं करता। एडवर्ड बुर्के जो था ये आपका इनलाइटनमेंट के बाद का फिलोसफर माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाता है। ठीक, तो ये हम हमारा इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।